हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन लॉविटा's यूट्यूब चैनल। एंड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 1923 के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने उसमें उसके पर्पसेस ऑब्जेक्टिव्स को देखा था अलोंग विद दी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ दैट एक्ट, ठीक है। और हमने वाइल डिस्कसिंग ओवर देयर एक बार डिस्कस की थी कि जो कॉम्पनसेशन है जो कि एम्प्लॉय को मिलता है फॉर द इंजरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये तभी मिलता है जब जो सेक्शन 3 है ऑफ द एक्ट उसके कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल हो या फिर जो प्रोसीजर वहाँ पे गिवन है वो फॉलो किया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे, हम सेक्शन 3 के बारे में बात करेंगे जो कि कहता है एम्प्लॉयज लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो देखते हैं, तो सेक्शन 3 ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट बेसिकली बताता है कि एम्प्लॉयर कब कॉम्पनसेशन देने के लिए लाइबल होगा और कब नहीं। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी एब्सोल्यूट नहीं होती बल्कि एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लिमिटेड होती है। कॉम्पनसेशन तभी मिलेगा जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं। तो हम वन बाय वन उन कंडीशंस को देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट कंडीशन जो है, पहली कंडीशन वो ये है कि एम्प्लॉय को पर्सनल इंजरी जो है वो हुई हो, यानी कि एक्चुअल फिजिकल या मेंटल हार्म हुआ हो एम्प्लॉय को। द सेकेंड कंडीशन इज कि इंजरी किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई हो, मतलब वो सडन और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो, तभी उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। एंड थर्ड वन इज की तीसरी मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज की एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में इंजरी का कनेक्शन जॉब से होना चाहिए और वो काम के दौरान हुई हो, ठीक है। और जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि इंजरी का रिजल्ट या तो एम्प्लॉय की डेथ हो या फिर उसको टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट हो जो कम से कम 3 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, यानी कब एम्प्लॉयर जो है वो लायबल नहीं होगा। तो अगर इंजरी इतनी सीरियस नहीं है कि वो एम्प्लॉय को 3 दिन से ज़्यादा डिसेबल करे तो कॉम्पनसेशन उस केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर इंजरी डेथ या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में कन्वर्ट नहीं हुई है तो और उस वक्त एम्प्लॉय ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था, ठीक है, तो उस टाइम भी मतलब अगर या उसने कोई भी नोइंगली कोई सेफ्टी रूल को तोड़ दिया या सेफ्टी डिवाइस जैसे कि हेलमेट गार्ड एक्सेट्रा को हटा दिया या इग्नोर किया, तब भी एम्प्लॉयर जो है वो अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, दैट इज कि एम्प्लॉयर तभी अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है जब वो क्लियरली प्रूव करे कि इंजरी इन्हीं रीजन से हुई थी, ठीक है। तो ओवरऑल सेक्शन 3 का मेन आइडिया ये है कि कॉम्पनसेशन का राइट ऑटोमेटिक नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है। और साथ ही एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट भी एम्प्लॉयर को लाइबिलिटी से फ्री कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की क्या लाइबिलिटी होती है इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, ठीक है। सो जो सेक्शन 3 का क्लॉज 2 है वो डील करता है विद द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एन इंजरी जो कि रिजल्ट हो रही है, अराइज हो रही है फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, ठीक है। और ये जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हैं वो गिवन है आपको शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट में, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से मतलब इसका जो मतलब है वो होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी डिजीजेस जो एम्प्लॉय को उसके काम की नेचर की वजह से हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री में केमिकल से कॉन्टैक्ट से डिजीज हो जाना, माइंस में काम करने से लंग डिजीज एक्सेट्रा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्ट की शेड्यूल 3 में इन डिजीजेस की प्रॉपर लिस्ट दी हुई है जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी डिजीजेस कॉम्पनसेशन के स्कोप में जो है वो आती हैं, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय को किसी डिजीज मतलब कुछ कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जो उसके काम से डायरेक्टली लिंक्ड है तो उसे एक्सीडेंट के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाता है और एम्प्लॉयर को कॉम्पनसेशन जो है वो यहाँ पे देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि डिजीज और एम्प्लॉयमेंट के बीच क्लियर कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। एक क्लियर कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को एक इंपॉर्टेंट केस से समझने का प्रयास करते हैं, एंड द केस इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राम प्रसाद एंड अनदर। इस केस में एम्प्लॉय की डेथ नेचुरल लाइटनिंग की वजह से हो गई जब वो साइट पर काम कर रहा था। पहली नज़र में एट अ वेरी फर्स्ट ग्लांस प्राइमा फेसाई में लगता है कि लाइटनिंग का एम्प्लॉयमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इतना देखना काफ़ी नहीं है कि एक्सीडेंट या का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो रहा है नहीं, बल्कि ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या एम्प्लॉयमेंट ने एम्प्लॉय को उस रिस्क के लिए एक्सपोज किया था, ठीक है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर डिसीज्ड अपनी जॉब पर साइट पर काम नहीं कर रही होती, ठीक है,
तो वो लाइटनिंग के रिस्क में नहीं आती, मतलब एम्प्लॉयमेंट ने उससे उस डेंजर के सामने मतलब ला खड़ा कर दिया था, हम ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए एम्प्लॉयर को लायबल माना गया और कॉम्पनसेशन देने का ऑर्डर जो है वो दिया गया, ठीक है। सो ओवरऑल सेक्शन 3 क्लॉज 2 का मेन प्रिंसिपल ये है कि चाहे डिजीज हो या नेचुरल फोर्स जैसे कि लाइटनिंग एक्सेट्रा, अगर एम्प्लॉयमेंट ने एम्प्लॉय को उस रिस्क के लिए एक्सपोज किया है और इंजरी या डेथ उसी वजह से हुई है, तो एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस इज ज्योति अदिम्मा वर्सेस प्लांट इंजीनियर, नेलोर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्लैरिफाई किया रिगार्डिंग अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस केस में डिसीज्ड एम्प्लॉय पहले से ही हार्ट डिजीज से सफर कर रहा था। उसका काम थर्मल स्टेशन में सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करना था, ठीक है, यानी कि काफ़ी सिंपल लो स्ट्रेस ड्यूटी थी उसकी। अब इशू ये था कि क्या उसकी जो डेथ है, ठीक है, उसकी जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, जो कि एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट करके कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन था, ये इशू था इस केस का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उसकी जॉब में कोई स्पेशल स्ट्रेस स्ट्रेन या अनयूजुअल एक्सर्शन नहीं था जो हार्ट अटैक का रीजन बन सके। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी डेथ जो है वो किसी एक्सीडेंट से हुई है विच इज़ अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो कोर्ट ने क्लियरली यहाँ पे स्टैब्लिश किया कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि डेथ ड्यूटी के दौरान हुई हो, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई हो, बल्कि ये भी प्रूव करना चाहिए कि उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन एम्प्लॉयमेंट से हो, यानी कि इट शुड बी अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे वो कनेक्शन मिसिंग था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का डिसीजन अपहोल्ड किया और कहा कि एम्प्लॉय की वाइफ कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल नहीं है। लेकिन एक ह्यूमन अप्रोच अडॉप्ट करते हुए कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया कि जो कॉम्पनसेशन अमाउंट पहले ही दे दिया गया था वो उसे वापस रिकवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्पनसेशन अंडर अग्रीमेंट की। इसमें हम एक केस देखेंगे, एंड द केसेस ऑफ रोशन दीन वर्सेस प्रीति लाल, ठीक है। कॉम्पनसेशन अंडर अग्रीमेंट का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एम्प्लॉय अपने कॉम्पनसेशन के लीगल राइट को किसी अग्रीमेंट के थ्रू छोड़ नहीं सकता। मतलब अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कोई ऐसा अग्रीमेंट हो जिसमें एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे इंजरी होने पर कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, या मैं अपना जो राइट है कॉम्पनसेशन का वो वेव ऑफ करता हूँ, तो ऐसा अग्रीमेंट लॉ के नज़र में वैलिड नहीं होता है, ठीक है, वो वॉइड होता है। और इस बात को रोशन दीन वर्सेस प्रीति लाल केस में क्लियरली इस्टेब्लिश किया गया। कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने राइट को कॉम्पनसेशन को रिलिंक्विश करता है, मतलब वॉलंटरली छोड़ देता है, फिर भी वो अग्रीमेंट नल एंड वॉइड माना जाएगा। रीजन जो है वो सिंपल है कि एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जो वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। इसीलिए इस एक्ट के प्रोविजंस को किसी प्राइवेट अग्रीमेंट के थ्रू ओवरराइड नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है कि लॉ अलाउ नहीं करता कि एम्प्लॉयर अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस या कंप्लीटली रिमूव कर ले किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर ऐसा अलाउड हो जाएगा तो एम्प्लॉयज ईजिली जो है अपनी मतलब एम्प्लॉय के साथ अनफेयर अग्रीमेंट साइन करवा सकते हैं जो एक्ट के पर्पज को डिफीट करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल टेक अवे ये है कि एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन का राइट स्टैट्यूटरी राइट है और इसे किसी भी अग्रीमेंट के थ्रू ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है, ठीक है। ये राइट हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा चाहे एम्प्लॉय ने कुछ भी साइन ही क्यों ना किया हो। देन नेक्स्ट जो है वो है ऑल्टरनेटिव रेमेडी क्या अवेलेबल है अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 5। सो ऑल्टरनेटिव रेमेडी का मतलब है कि अगर किसी एम्प्लॉय को एक्सीडेंट की वजह से इंजरी होती है तो उसके पास मल्टीपल लीगल ऑप्शंस यानी कि रेमेडीज अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वो डायरेक्टली एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट के अंडर कॉम्पनसेशन क्लेम करे। दूसरा ऑप्शन है कि वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर डैमेजेस क्लेम करे, मतलब नेग्लिजेंस प्रूव करके कॉम्पनसेशन ले। एंड तीसरा ऑप्शन है कि वो एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट के अंडर भी क्लेम कर सकता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एम्प्लॉय इनमें से सिर्फ एक रेमेडी चूज कर सकता है। सेक्शन 3 क्लॉज 5 क्लियरली बोलता है कि एक ही इंजरी के लिए एम्प्लॉय डबल कॉम्पनसेशन नहीं ले सकता। मतलब अगर एम्प्लॉय ने एक बार एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट के अंडर क्लेम ले लिया है तो वो सेम इंजरी के लिए फिर से टॉर्ट लॉ या फिर एम्प्लॉयज लाइबिलिटी एक्ट के अंडर क्लेम नहीं कर सकता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि लॉ जो है वो किसी भी टाइप का अनजस्ट एनरिचमेंट अलाउ नहीं करता है, यानी एक ही लॉस के लिए बार बार कॉम्पनसेशन लेना अलाउड नहीं है। इसलिए एम्प्लॉय को वाइसली डिसाइड करना होता है कि कौन सी रेमेडी उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट दिस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टॉपिक पे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।